नमस्कार एंड वेलकम टू गेट रिच विद आशका। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़े हैं। उनका नाम है केशर एंड नुपुर। यूर फ्रॉम बॉम्बे। या क्या करते हैं आप केशर? मैं एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ एंड शी हैज़ जस्ट डन हर PhD एंड वी हैव अ 1 year old child and so this is what we do. Okay, what's your age? Yeah, I'm 31. And you are? 30. 30. नुपुर, आप पढ़ाई के साथ आप are you working also? No, but I get some scholarship from my institute, and I guess that's it. That is weighed against what work we do in the institute. Okay, so financially your wife and your daughter, son Yeah. are dependents on you. Yeah. Okay. Okay, what's your salary? On aggregate basis, we are earning around 1,80,000 per month. When you say aggregate, Aggregate as in her stipend and my salary. so she is bringing some kind Yeah, of exactly. money on board. Yes, So yes. what is that? What would that be? It's around 30,000. Expenses? एक्सपेंसेस में हमारा मैम एक्चुअली 1 लाख जैसा हो जाता है, जिसमें रेंटल एक्सपेंसेस हैं और उसके अलावा फिर जो बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अराउंड 80,000 रखता हूँ। When you say rent, so are you living on rent in Mumbai? या इन घारघर। तो आप बॉम्बे के बाहर से हैं? नहीं, हम लोग बॉम्बे से ही हैं अभी। एक्चुअली वी यूज्ड टू बी इन अहमदाबाद 6 months बिफोर एंड वी हैव We've रिसेंटली shifted शिफ्टेड to Bombay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. That explains. So what is your rent? रेंट इज Like? अराउंड 45,000। इसके अलावा कोई लोन है? लोन एज इन एक EMI चल रहा है मैम मेरे कार का, वो अराउंड 8,000 रुपीज़ पर मंथ है। कितना पुराना है ये? ये अराउंड 2 साल हो गए मैम। Okay. Any credit card outstanding or any other नहीं compulsory नहीं, खर्चे? इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है अभी फ़िलहाल। Okay. Emergency fund? इमरजेंसी फंड में मैम मैंने अभी एक लिक्विड फंड ले रखा है ICICI का 4,50,000 के आसपास। 4,50,000 का आपने निवेश किया है उसमें? जी। Okay. But how did you reach to a calculation कि आपको 4.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड चाहिए? एक्चुअली वो आपका शो देख के ही बेसिकली आप जैसा बताते हैं कि 3 months का बेसिकली जो आपकी सैलरी है उसके 3 months का जैसा इमरजेंसी फंड रहना चाहिए, तो उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया एंड Okay. 4,50,000 अभी रखा हुआ है। So since आपके actual dependence देखा जाए तो सिर्फ 1 साल का बच्चा है, जी। and then considering your expenses and जी। and income, I don't think you need more than 3 lakhs. Okay. तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको as emergency fund लिक्विड में और निवेश करना चाहिए और 4.5 लाख को और बढ़ाना चाहिए, बिकॉज जो आपका रिक्वायरमेंट है वो जी। आप फुलफिल कर चुके हैं। जी। सो एनी अदर इन्वेस्टमेंट नाउ हैज़ टू गो फॉरवर्ड टू ओके द लिक्विड फंड। ओके। लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस में मैंने 2 crore का एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, जिसमें मैंने 10 साल के लिए आई इन्वेस्ट 72,000 पर ईयर और यू मीन यू विल पे? या आई पे 72,000 पर ईयर एंड उसमें 2 crore का मुझे टर्म प्लान दिया है उन्होंने। व्हाई आर यू पेइंग सच हाई प्रीमियम? एक प्रीमियम था मैम जो पूरा मेरा 85 ईयर्स तक के लिए कवर कर रहा था, 22,000 करीब पर एनुअल बेसिस पे जा रहा था। ये एक ऑप्शन ICICI ने दिया था कि आप एनुअल बेसिस पे 10 साल के लिए आप 72,000 दे दीजिए, उसके बाद आपको पेइंग फॉर 10 more Yeah, years till yeah. you and you are insured till you're इंश्योर्ड 85. टिल 85 ईयर्स। यस। और आपने ये 10 साल के अंदर अंदर पे करना क्यों चुना? बेसिकली अभी मेरी कुछ लाइबिलिटी है नहीं और अभी मेरे पास पैसे भी थे, तो आई थॉट कि बाद में रिटायरमेंट के बाद वो 22,000 23,000 देना, इससे अच्छा कि मैं अभी वो पेमेंट अभी पूरा कर दूं, ये सोच के मैंने फिर अभी इन्वेस्ट करना सोचा इसमें। पे करना सॉरी या Okay. Any other kind of policies that you have taken for life उसके बाद एक insurance? एंडोमेंट प्लान मैंने है मेरा एक LIC का है जिसमें 10,000 पर मंथ मैं दे रहा हूँ और एक ICICI का फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें अराउंड 5,000 दे रहा हूँ। And why did you feel it was necessary to do this? एक्चुअली मैंने ये टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था, उसके पहले मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था। सो प्रॉब्ली अभी 4 साल के बाद जब इसका कुछ सरेंडर वैल्यू, 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, तो आई एम थिंकिंग कि 4 साल के बाद इसको सरेंडर कर दूंगा मैं दोनों पॉलिसी को। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। Okay. Yeah. And when did you buy your term plan?
टर्म प्लान मैंने मैम अभी अक्टूबर में ही परचेस किया है। हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस में मैम मेरी कंपनी मुझे इंश्योर करती है टिल 5 lakhs, और उसके ऊपर जस्ट यू? ना फैमिली, फुल फैमिली, और फिर मैंने एक 25 lakhs का सुपर टॉप अप भी ले रखा है स्टार हेल्थ से। ओके, दैट्स गुड। सो बोथ योर लाइफ इंश्योरेंस एंड योर हेल्थ इंश्योरेंस इज insurance सॉर्टेड। आप थोड़ा सा अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हैं Okay. अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसीज में, Okay. बट यू आर विलिंग टू रिकंसिडर एंड विलिंग टू Yeah. सरेंडर आफ्टर सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठा रहे, Exactly. देन आई थिंक इट्स फेयर इनफ। ओके। इन्वेस्टमेंट, आपने कहा कि आप 80,000 रुपये लगभग इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। ये इसमें मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली डाउट है मैम, क्योंकि अराउंड 80,000 में 20,000 मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें कोटक इमर्जिंग में मैं अराउंड 7,500 इन्वेस्ट कर रहा हूँ इक्विटी फंड में। फिर कोटक मल्टी कैप फंड में मैं 1,500 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर SBI स्मॉल कैप एक फ़ंड ले रखा है मैंने, जिसमें 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक मैंने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ले रखा है, इसमें मैं अराउंड 4,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, या तो ये मैंने म्यूचुअल फंड में अराउंड 20,000 आई एम इन्वेस्टिंग। इसके अलावा मैंने 20,000 का स्टॉक SIP ले रखा है, जिसमें मैंने स्टॉक्स, जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मल्टी कैप, हर तरीके के स्टॉक्स हैं, उसमें मैं SIP हर महीने कुछ इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो अराउंड 20,000। म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी SIP कर रखा है मैंने। ओके, दिस इज थ्रू आई मीन ब्रोकर, या ओके। ब्रोकर। और फिक्स्ड इनकम में मैं PPF में डालता हूँ हर साल 1,50,000, और टुगेदर और यू डू इट इन अ मंथली डिवीजन? नहीं, टुगेदर मैम, ड्यूरिंग फरवरी और जनवरी के मंथ में मैं डाल देता हूँ। ओके। एंड फिर मैंने कुछ NCD अभी ले रखा है, जिसमें मैंने करीब 3 लाख रुपए अभी डाल रखे हैं उसमें। ओके, या सो और प्लस मैंने RD भी 5,000 का 2012 से चल रहा है मेरा। तो ये मेरा मोटा इन्वेस्टमेंट है। ओके, but it is still leaving you a lot in 80,000. हाँ, प्लस मैंने एक NPS मेरा जाता है नेशनल पेंशन स्कीम में, वो अराउंड 6,000 है Every month? या एवरी मंथ। Okay, so let's do it 20 and 20, 40 and this will be another 10 plus 6. Still we have about 40,000. प्लस मैम 30,000. मेरा स्टॉक में मेरा हमेशा इन्वेस्टमेंट रहता है, कभी मैं ट्रेड करता रहता हूँ, तो उसमें ही मेरा मेजर पोर्शन वहाँ पर है। तो मेरा यही सबसे बड़ा डाउट है कि मैंने जो इतना इक्विटी का एक्सपोजर ले रखा है वो सही है कि नहीं एट दिस स्टेज, क्योंकि मेरे जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी सारे इक्विटी बेस्ड हैं। इवन NPS में भी मैंने काफ़ी एग्रेसिव फंड्स लिए हुए हैं। But NPS is not equity, it's debt. या बट उसमें भी जो फंड मैंने जो सिलेक्ट किया है PPF is debt. या PPF इज डेट, या पर ये NPS में भी मैंने जो फंड सिलेक्ट किया है वो एग्रेसिव फंड सिलेक्ट किया है। But it is still a debt fund. या ओके And आप just 31 के हैं. जी You are 30 years away from your retirement. या सो हमेशा राइट फंड्स लेना ज़रूरी नहीं होता है। किस उम्र में आपका रिस्क फैक्टर कितना है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, ये भी मैटर करता है। ओके सो राइट नाउ इट्स अ टाइम, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ लिटिल मोर रिस्क देन यू हैव, सो दैट्स ओके। बट व्हेन यू से कि आप ट्रेड करते हैं, Yeah. तो ये कहाँ से करते हैं, आप कैसे करते हैं? ट्रेडिंग मैम आई यूज़ टू, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। इवन मनी कंट्रोल से भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुझाव मिलते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आई जनरली इन्वेस्ट एंड ट्रेड आल्सो। ओके, सो and why have you kept that 30,000 as not a commitment and a systematic plan rather than just a trading plan? क्योंकि आप कर तो लॉन्ग टर्म के लिए रहे हैं सब कुछ। जी 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 मैम, उसमें पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मुझे अगर निकालना पड़े तो ये मेरे पास एक रहना चाहिए, जैसे स्टॉक में डाल के रखूँ। आई डोंट नो, मेरे को अभी भी वो है कि मैं क्यों PPF में डालूँ और मैं 15 साल के लिए लॉक इन करूँ, जबकि मैं निकाल सकता हूँ कभी। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको आपकी रिस्क को मैनिपुलेट करना है, और आप रिस्क को मैनिपुलेट कैसे करते हैं? अगर आपको फुल ऑन इक्विटी में जाना है, आप प्लीज जाएं, नो प्रॉब्लम, विच इज गुड, इट कॉम्प्लीमेंट्स योर एज एंड योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। बट एक डेट फंड का एक्सपोजर रख के आपने अपने रिस्क को मैनिपुलेट किया है, which is good. So there is nothing wrong in it. Then it's becoming over greedy कि मुझे डेट में कुछ एक्सपोजर नहीं देना, मुझे सब कुछ इक्विटी में डालना है। Then just फिर
up also you will go at a top speed, but down also you will come at a great speed. So करेक्ट क्योंकि 2018 देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट भी नीचे ही रहा है, इवन 2019 भी दे आर सेइंग कि नीचे रहेगा। तो अभी मेरे फंड सारे नीचे हैं फिलहाल, क्योंकि अभी मैं 2018 से इन्वेस्ट करना शुरू किया। you mean तो stagnant है? हाँ, प्रॉब्ली स्टैग्नेंट है या फिर कुछ नेगेटिव Because में ही है। down will be when will be really down. I okay. think a little bit of correction shouldn't scare investors because that's also needed. हाँ राइट क्योंकि वो आदत पड़ गई हमें 3 साल में जो बड़े नंबर्स देखने की, वो आपको 4th ईयर नहीं दिखेंगे तो इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल, बट दैट शुडंट मेक यू इनकंसिस्टेंट। क्योंकि मैंने जितने भी मैम प्लान सिलेक्ट किए थे वो बेस्ड ऑन 3 इयर्स 5 इयर्स जो उनका रिटर्न रहा है उस बेसिस पे किए थे। पर अभी मैं जब 2018 में देखा तो वो काफ़ी नेगेटिव में या स्टैग्नेंट जैसा आप बता रही हैं वैसा रहा है। So maybe it's time to revise your portfolio. हाँ ओके। What are your goals? गोल्स में मैम मैं अभी 2-3 साल में आई एम लुकिंग फॉर परचेजिंग अ हाउस ऑफ 1 to 1.5 करोड़ का मुंबई में, और प्लस बच्चे के लिए मेरा एजुकेशन के लिए चाहिए, विच इज़ आई एम प्लानिंग अराउंड 50 lakhs टिल ग्रेजुएशन एंड अनदर 30 to 40 lakhs फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड रिटायरमेंट के लिए अगर इन्फ्लेशन को देख के मैं अगर करूं तो 8 to 9 करोड़ का आई एम लुकिंग कि उस ना मेरे पास फंड हो। Okay. या Nupur, Yes, ma'am. what are your goals? My goals, ma'am, basically it revolves around the child, कि उसको अच्छा से अच्छा education मिले, that we do not compromise on his education at any stage, at any cost. Other than that, right now there are just 3 of us in the family, but soon my in-laws are also going to move in, so that also is going to affect the expenses. Is he going to be a pensioner? Yes, या pensioner. पेंशनर यस। So that's at least उनका कुछ तो सपोर्ट रहेगा कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रहेगा। completely आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जी, so which is fair enough. और कहीं ना कहीं आप काम पर वापस जाएंगी, आपका ये जो स्टाइपेंड अमाउंट वो भी Definitely ऊपर it's जाएगा। going क्या to आप अपने increase. जो ये 30,000 है अलग से रखते हो या हाँ, मेरा बेसिकली कुछ ज़्यादा खर्च होता नहीं है, प्लस मेरा जो थोड़ा डेली डे टू डे एक्सपेंस होता है उसी के लिए मैं उसमें से विड्रॉ करती हूँ, और बाकी कुछ तो जाता नहीं है। अदर देन दैट माई सिस्टर इन लॉ इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, तो दीज आर द ओनली एक्सपेंसेस दैट आई कैन लुक एट Near राइट term, नाउ। yeah. या नियर टर्म तो यही है अभी। बाकी आगे देखिए, जैसे हम लोग एक नई सिटी में मूव किए हैं अहमदाबाद, यहाँ बॉम्बे के हिसाब से उतना महंगा नहीं है, तो यहाँ आके अभी हम लोगों को काफ़ी मतलब रेंट इटसेल्फ इज़ लाइक अ बिग झटका फॉर अस। तो उसके बाद अभी देखते हैं जैसे जैसे सब बढ़ रहा है, तो वी आर ट्राइंग टू लाइक सेटल इन हियर एंड मेंटेनिंग द लाइफस्टाइल दैट वी हैव हैड। उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास मनी है उसको हम अच्छे से आगे ग्रो भी कर पाएँ, और जितना पैसा हमारे पास ऑलरेडी है उसमें हम अच्छे से रह पाएँ। So what happens to your 30,000? 30,000 आई कीप इट टू माई सेल्फ। अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे निकालना पड़े। केशर जो है वो अपना, उनको भी जो इन्वेस्टमेंट के लिए रखना होता है वो मेरे ही अकाउंट में डाल देते हैं और उसमें से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि तो मैं वहाँ इनके पे में से ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, रीज़न बीइंग कि मेरा ऐसे 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है, सो अभी इनके में नहीं है, तो इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू ही ज़्यादातर मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे नाम के ऊपर से करते हैं। प्लस जब इनका पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है देन देयर इज नो डिस्टिंक्शन कि इनका क्या है मेरा क्या है, दोनों में से ही जा रहा है फिर वो। एंड आई डू नॉट माइंड अगर वो सही जगह जा रहा है, बट हाँ आई डाउट कि कहाँ डाल रहे हो, सही से डाल रहे हो कि नहीं। एंड आई कॉन्स्टेंटली मैं इनको धमकी देती रहती हूँ, मैं पैसा डुबाया तो देख लो क्या होगा। But because I do not understand these things very well, he is an MBA and then उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। I do not take interest, that is one of the reason that I do not understand this. वो बताते हैं मुझे on a regular basis, but as I just said कि I do not understand these things very well. He tells कोई me. बात नहीं, एक गाना हमें समझ में नहीं आता है, जैसे एक बीच में गाना आया था, स्पेनिश गाना था, लेकिन इतना किसी को लिरिक्स नहीं आते थे, लेकिन सबसे पॉपुलर गाना था। और थोड़े टाइम के बाद 100-150 बार वो गाना सुनने के बाद स्पेनिश जो लोगों को नहीं आती थी वो ये गाना गाने लग गए थे। करेक्ट। You know, so it's just about making an effort, something that you like, something you want to like, something you want to do. So अगर आप इस निवेश में इस फैमिली को चलाने में हिस्सेदार है तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को समझने में भी आप हिस्सेदार होनी चाहिए। No, I And just because you are a lady and you're not interested is not enough a reason to not know it.
इट्स नॉट रॉकेट साइंस. नो आई एम श्योर. स्पेनिश ना सीख के अगर वो गाना हम गा सकते हैं तो हम डेफिनेटली ये भी राइट. फाइनेंशियल पोर्टफोलियो तो अपना समझ सकते हैं कि मैं कितना बचाती हूँ, मेरा कितना निवेश होता है, अगर निवेश होता है तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है, 5 साल के बाद वो रकम कितनी हो जाएगी. दिस आर बेसिक कैलकुलेशंस. इससे आपको और मैं दर्शकों को भी कहती हूँ कि इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस बात को एक रॉकेट साइंस की तरह देखना कि नहीं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये थोड़ी इंटिमिडेटिंग वर्ड ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप एक बार इस पे ध्यान लगाएं, सिर्फ बेसिक बजट करने लग जाएं कि मेरी बचत कितनी है, मैं निवेश कितना कर सकता हूँ, मुझे 5 साल के बाद क्या करना है, ये तो हम सब जानते हैं. देन इट्स वेरी इजी. एंड आई वांट मोर एंड मोर वुमेन, whether they are working or not working, to be financially independent. So I think that is your takeaway from today's episode, that Definitely. you got to start to learn how to do this. Coming back to one of your goals that she said कि आपके सिस्टर की शादी है नियरिंग टाइम पे, वो आप अपने इमरजेंसी फंड को ओवर जंप कर चुके हैं, तो उसमें से एक अमाउंट ऐसी है 1-1.5 लाख रुपए जो आप यूज कर सकते हैं. ओके, सो योर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट डिस्टर्ब. दैट इज व्हाई वी हैव इमरजेंसी फंड. लाइफ इंश्योरेंस फैंटास्टिक, हेल्थ इंश्योरेंस फैंटास्टिक. इन्वेस्टमेंट में भी मैं आपसे ये कहूँगी, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है इट्स प्रीटी बैलेंस्ड. हाउ इट्स बैलेंस्ड? बिकॉज यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ सेक्टर्स, वन फंड ऑफ ईच सेक्टर, विच इज गुड. यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक सेक्टर में से 4 फंड ले लेंगे, फिर दूसरे सेक्टर में से 2 फंड लेंगे, एंड देन दे विदाउट कैलकुलेटिंग द रिस्क दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इज माय फोलियो गोइंग डाउन और इट्स गोइंग अप. तो ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने पूरा एक स्प्रेड रखा है, अपने 20,000 की SIP को भी बैलेंस रखा है, ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी बैलेंस रखा है, क्योंकि आप PPF भी करते हैं, पूरी लिमिट उसकी आप यूज़ कर रहे हैं. आपने RD कर रखी है. आई डोंट नो इसका पर्पस क्या है आपका, बट ये एक डेट इन्वेस्टमेंट गिनी जाएगी. और अगर ये 5,000 है वर्सेस अनदर 30,000 ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो इट इज अ डिसेंट बैलेंस. नाउ यू कैन यूज दिस फॉर either your travel or some again any kind of emergency, या फिर अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं तो आप लमसम इक्विटी में इसको निवेश कर सकते हैं. ओके. सवाल जो आपने कहा कि आपके पास इक्विटी का इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं? अगर आपका रिस्क मैनिपुलेटेड है, हमेशा कैलकुलेटेड है, देन इट्स गुड. अगर आप ये सोचेंगे कि डायरेक्ट इक्विटी में आपका बैलेंस इधर ऊपर चला गया और म्यूचुअल फंड्स में कम चला गया, तो देन अगेन यू आर you're disbalancing everything for your financial portfolio, because एक पर्सनल डिसीजन वर्सेस एक फंड हाउस के डिसीजन में बहुत डिफरेंस है. सो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड देन टेक योर कैलकुलेशन कि मैं 2% इंटरेस्ट कम कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा रिस्क यहाँ पे मैनिपुलेट ज़्यादा अच्छे से हो रहा है. सो that is something that I'll answer to you for that. तो क्या मुझे मैम स्टॉक SIP फिर थोड़ा कम करके फिर म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, या फिर अभी जस्ट एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. अगर मुझे गाड़ी बहुत अच्छे से आती है तो मैं उसको रोज़ निकालूंगी. अगर मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है तो मैं वेट करूंगी कि ट्रैफिक कब कम है, रात को निकालूं जब लोग कम है, तो मेरा रिस्क कम हो गया ना, क्योंकि मुझे आती नहीं अच्छे. अगर मुझे अच्छे से आती है, इतने अच्छे से आती है कि किसी भी जगह पर किसी भी समय पर मैं गाड़ी चला सकती हूँ, तो मैं चलाऊंगी. सो इफ यू थिंक यू आर ट्रेडिंग, इफ यू आर स्टडिंग, यू आर रिसर्चिंग, तो आप अपना पैसा लगाओ. अगर वो स्टडी और रिसर्च आप नहीं कर रहे हो, किसी और की एडवाइस से कर रहे हो, तो उसमें रिस्क कम कर लो. संडे को निकालो गाड़ी जब ट्रैफिक कम हो. करेक्ट. And that's why systematic investment planning comes into play. The reason we have that particular setup, because हम अच्छा कमा सकते हैं, अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली कर सकते हैं, और रिस्क को भी मॉनिटर कर सकते हैं. जी. So there is that. हाउसिंग लोन के लिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डाउन पेमेंट, जहाँ पे आपकी EMI आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है. आप ऐसी EMI नहीं भर रहे हो कि आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, आप केवल EMI भर रहे हो. जी. और खर्चे निकाल रहे हो. बिकॉज देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दैट जो आपके पास रिस्क लेने के लिए 10 साल थे, उसमें रिस्क लेने के बजाय आपने केवल किस्तें भरी.
So एक्चुअली if इसके you लिए can हम push this yeah. from 2 to 3 years to 5 to 7 years, Okay. then how the plan looks. Yeah. If you don't do that, if you make 1.25 down to 75, then how it looks. Okay. This understanding you'll have to do in your goal. Okay. गोल ये भी हो सकता है कि मुझे 2 करोड़ का घर लेना है, गोल ये भी हो सकता है मुझे अगले साल लेना है, बट व्हाट इज गोइंग टू चेंज दैट इन योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. जी 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 ओके ओके. एक्चुअली कि अहमदाबाद में मेरा फ्लैट है, सो वी वर थिंकिंग, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, हमने 96 में लिया था, तो हम वही सोच रहे हैं कि उसको एक बार सेल आउट करके उससे जो आएगा उससे डाउन पेमेंट कर दें और बाकी का EMI के थ्रू हम पेमेंट करें. सो दिस इज व्हाट लाइक आई सेड, अगर आपकी EMI एक ऐसी मात्रा में आती है कि आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं बाय द टाइम यू रिटायर. If you're going to maintain your life after 30 more years, then it makes sense. Yeah, right. So work that out if that's possible or not. 50 लाख जो आपको 17 साल बाद चाहिए और 30-40 लाख another 20 years के लिए चाहिए. Now again you're talking a very long span of time. तो इसकी इन्वेस्टमेंट रकम जो होगी वो छोटी होगी. Yes. Even if you're going to invest about 4,000 to 5,000 rupees dedicated to one particular goal, you're still going to be able to achieve it because you're giving 17 years Okay. of compounding interest, of interest, Correct, ma'am. basically being consistent and committed for 17 years. तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. Okay. यही अगर आपको रकम चाहिए होती आने वाले 5 साल में तो everything looks different. Right, right. So that is absolutely doable. Okay. रिटायरमेंट के लिए जो आपने कहा कि आपको 8 से 9 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, आपके पास 30 साल हैं. इसमें आपकी सैलरी बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, खर्चे बढ़ेंगे भी. देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स दैट विल कम इनटू प्ले. सो हर पोर्टफोलियो को रिवाइज करने के साथ साथ गोल्स को भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. Okay, सो दैट यू आर एबल टू मैनिपुलेट योर फंड्स इन अ मैनर दैट विल कॉम्प्लीमेंट योर गोल्स इवेंचुअली. Okay. So thank you for being with us on Get Rich with Ashka. Thank you. Lovely talking to you. दर्शकों के लिए आज के एपिसोड से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उम्र आपके साथ है, अगर आप अर्ली इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ ये याद रखें कि आप अपने रिस्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू accumulate good wealth. So thank you for watching Get Rich with Ashka and continue watching CNBC Awaaz.